आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 11th प्रॉन्स सेक्शन के चैप्टर नंबर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का रूप चित्र, इसके पार्ट 2 को शुरू करेंगे। पार्ट 1 की कहानी में आपको समझा देता हूँ क्या था। पार्ट 1 में अपन ने देख लिया था कि दादी माँ और उसका एक पोता था, ठीक है। वो एक साथ रहते थे, गांव में रहते थे, ठीक है। और लास्ट अपन ने कहा करा था, गांव में रहते थे और जो उसके माता पिता थे उस पोते के, ठीक है, वो सिटी गए हुए थे, ठीक है, सिटी गए हुए थे और वहां पर वो घर ढूंढने के लिए गए हुए थे। वो वहां पर सेटल हो गए, ठीक है। और वो सेटल हो गए तो ये दादी और पोते दोनों को उन्होंने सिटी में बुला लिया और सिटी में बुलाकर फिर उनकी जो दूरी थी वो बढ़ गई थी, अपन ने देखा था, है ना। और लास्ट में फिर म्यूजिक की जो बात थी, याद हो आपको, लास्ट अपन ने क्या देखा था, जो म्यूजिक की बात थी कि स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता है। उसके बाद से उसकी जो दादी माँ थी वो उन्होंने बात ही करना छोड़ दिया था उनसे, अपने पोते से बहुत कम बात करती थी। उसके आगे से अपन को आज बढ़ना है, ठीक है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। लिख रखा है when I went up to university। went मतलब क्या होता है, जाना। when I went to university I was given a room of my own। यानी कि जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया तो मुझे स्वयं के लिए एक कमरा दे दिया गया। ओन मतलब स्वयं के लिए। I was given a room of my own। The common link of friendship was snapped। The common link of friendship was snapped। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है ना, कॉमन लिंक, ध्यान देना। कॉमन लिंक की एक ही वर्ड है, इसका मतलब होता है सामान्य संबंध। यानी जो हमारा आमतौर पर जो संबंध था ना, किसके बीच का संबंध भाई, दादी माँ और पोते के बीच का जो आमतौर का संबंध था, पोता बता रहा है कि द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड मतलब क्या होता है, चटक कर टूटना, यानी टूट गई। क्या हो गई भाई, जो कॉमन लिंक था वो भी टूट गया। किसके बाद, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब आ गया था तब उसको अपना रूम मिल गया था तब, क्योंकि अभी तक वो एक ही रूम में रहते थे, दादी माँ और पोता दोनों एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूशन विथ रेजिग्नेशन, है ना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूशन विथ रेजिग्नेशन मतलब एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना, सिक्लूजन मतलब क्या होता है, एकांतवास, तन्हाई, है ना, अकेलापन जिसे अपन कहते हैं, अकेलापन। विथ रेजिग्नेशन मतलब होता है समर्पण। समर्पण के साथ मेरी दादी माँ ने, समर्पण के साथ, क्योंकि विथ लिखा हुआ है ना, समर्पण के साथ मेरी दादी माँ ने किसको स्वीकार करा, अपने सिक्लूजन को, यानी अपने एकांतवास को, अकेलेपन को। तो ढंग से देखेंगे इसका मीनिंग क्या होगा कि मेरी दादी माँ ने समर्पण की भावना से एकांतवास स्वीकार कर लिया, यानी अकेलापन स्वीकार कर लिया। अब वो सिर्फ अकेली रहती थी रूम में, पहले ये दोनों रहते थे, है ना, ये चीज। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। स्पाइनिंग व्हील मतलब आपको पता है क्या, चरखा होता है ना जो महात्मा गांधी जी चलाते थे, वो चरखा। तो लिख रखा है she rarely left her spinning wheel to talk to anyone, यानी कि वह किसी से बातचीत करते समय केवल कभी कभी ही अपने चरखे को चलाना बंद करते थे। इसका मतलब क्या है, वो निरंतर चरखा चलाती रहती थी। और जब वो she rarely यानी बहुत कभी कभार अपने चरखे को छोड़ती थी। क्या लिख रखा है, she rarely left her, क्या लिख रखा है, left her spinning wheel to talk to anyone। जब वो थोड़ा सा किसी से बात करती तभी वह अपने चरखे को चलाना बंद करती थी। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers। From sunrise यानी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह बैठी रहती थी चरखे पर, एंड reciting prayers, और reciting prayers यानी जो प्रेयर्स होती है, reciting मतलब क्या होता है, गाते हुए बोलना, अपनी जो प्रार्थना होती है उनको गाते गाते बोलती रहती थी,
सूर्योदय से लेकर यानी पूरे दिन वो ऐसा ही करती थी, चरखा चलाती थी और रिसाइटिंग प्रेयर यानी प्रेयर्स गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल वह आफ्टरनून यानी कि जो अपना दिन का पहर होता है, मात्र तीसरा पहर जो होता है दिन का, आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। मतलब वो पहले तो सनराइज से लेकर यानी पूरे दिन है ना अपना चरखा चलाती रहती थी, प्रेयर गाती रहती थी, लेकिन एक समय ऐसा आता था, वो समय था आफ्टरनून का। आफ्टरनून का समय उनके लिए बहुत खास था क्योंकि इस समय वो रिलैक्स्ड होती थी, है ना। रिलैक्स्ड यानी क्या होता है, आराम करती थी, और आराम करते समय भाई वो क्या करती थी, जो स्पैरोज होती हैं, ये क्या लिखा है भाई, स्पैरोज। स्पैरोज मतलब क्या होता है, चिड़िया। चिड़ियाओं को फीड यानी चुग्गे खिलाती थी। मैंने बताया था ना आपको, चुग्गे यानी उनको रोटी तोड़ तोड़ के खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings। बातों को समझना। लिख रखा है while she sat in the veranda, while जब वह, क्या लिख रखा है, जितने समय तक वह रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए बरामदे में बैठी रहती, उतने समय सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया अपनी वास्तविक यानी सचमुच की चहचहाट का शोरगुल करते हुए उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती, है ना। क्या लिख रखा है भाई, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, जितने समय में, while मतलब क्या होता है, जितने समय में वह वरामदा में बैठकर, वरामदा होता है ना, वरामदा में बैठकर जो ब्रेड होता था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, लिटिल बिट्स मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, उतने में ही क्या होता था, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपरिंग। यानी इतने में हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड यानी 100 से अधिक छोटी छोटी चिड़ियाएं उनके चारों तरफ क्या हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी। कलेक्टेड मतलब क्या होता है भाई, इकट्ठी हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल मतलब कौन बताएगा, वेरिटेबल होता है वास्तविक, अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपरिंग यानी वास्तविक। वेरिटेबल मतलब होता है वास्तविक, बेडलम मतलब होता है शोरगुल या हंगामा करना। चिड़ियाएं करती ना चिक 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 इस प्रकार की साउंड, तो ये चिड़ियाओं का वास्तविक चहचहाना होता था, है ना। और ध्यान से देखिए, अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपरिंग। वेरिटेबल मतलब बता दिया आपको, वास्तविक मतलब जैसा वो हमेशा करती हैं। बेडलम यानी हंगामा करती हैं, और हंगामा किस प्रकार का, क्योंकि हंगामा बोल बोल के थोड़ी ना, चिड़ियाओं की एक ही आवाज होती है, क्या होती है, चिट चिट ऐसे करती है ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं चिरपरिंग, और हिंदी में चिरपरिंग को कहते हैं चहचहाना। Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some came कुछ आती थी, and perched on her hair. Perched यानी क्या होता है, बैठ जाना। Some came मतलब कुछ चिड़ियाएं आती थी और perched on her legs यानी उनके पाँव पर बैठ जाती थी, और कुछ और जो चिड़ियाएं थी on her shoulders यानी उनके कंधों पर बैठ जाती थी। Some even sat on her head और कुछ उनके माथे पर बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away यानी she smiled, वो ये सब देखकर, यानी कोई मेरे पैरों पर बैठ रहा है, कोई मेरे कंधों पर बैठ रही है, कोई चिड़ियाएं, कोई मेरे सर पर बैठ रही हैं, वो इस सारे दृश्य को देखकर, इस सारे पिक्चर को देखकर स्माइल्ड यानी हंसती थी, बट नेवर शूट देम अवे लेकिन कभी भी वो उनको शू शू करके नहीं भगाती थी। शूट मतलब क्या होता है, अपन कुत्ते को बोलते हैं ना, शू हट, इस प्रकार से, तो वो कभी भी इस प्रकार से नहीं हटाती थी। डैम मतलब उनको, है ना। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर यानी कि यह उनके लिए दिन का सबसे अधिक खुशी का आधा घंटा हुआ करता था। सिर्फ आधा घंटा वही काम करती थी। ये काम वो कब कितने समय तक करती थी, आधा घंटा, और बाकी जो पूरे के पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा सिर्फ उनके लिए रिलैक्स कर रहता था। बाकी वो पूरे दिन भर क्या करती रहती थी,
स्पाइनिंग व्हील, अपने स्पाइनिंग व्हील को चलाती रहती थी, और रिसाइटिंग प्रेयर यानी अपनी प्रेयर्स गाती रहती थी। रिसाइटिंग मतलब होता है प्रेयर को गाना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या करते हैं। तो इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो ये उनके, आपसे पूछा जा सकता है कि दादी माँ का जो ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट हाफ आवर कौन सा है, उसका वर्णन कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, हैप्पीएस्ट हाफ आवर कौन सा था, कि जब वह चिड़ियाओं के साथ, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका उत्तर, वाइल से लेकर, है ना, वाइल से लेकर आप यहाँ तक इसको कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। When I decided to go abroad for further studies, वापिस से कौन आ गया भाई, अब यहाँ पर वापिस से कौन बोल रहे हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोता है, वो बोल रहा है When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। यानी when I decided to go abroad, यानी जब मैंने सुनिश्चित करा, डिसाइड मतलब क्या होता है, जब मैंने सुनिश्चित किया, निश्चित किया कि मुझे गो अब्रॉड यानी मुझे जाना है एब्रोड। एब्रोड मतलब क्या होता है, विदेश जाना है। किसके लिए, फॉर फर्दर स्टडीज यानी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अब्रॉड जाना है। जब मैंने ये डिसाइड किया, आई वॉज श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित था, मुझे बिल्कुल पता था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ इस बात से बहुत अपसेट होंगी, बहुत परेशान होगी, क्योंकि मैं उनसे पहले ही अलग हो गया था। मेरी कॉलेज की जो पढ़ाई थी उसके कारण मुझे एक नया रूम दे दिया गया था, और मैं उसके लिए उनसे अलग रहता था, है ना। पहले हम एक रूम में रहते थे तो बात करते रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अलग हो गए। अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए भी जाना पड़ रहा है, तो फिर से मैं उनसे अलग हो जाऊंगा। और आपको तो पता है विदेश जाते हैं तो 5 साल के लिए रहना पड़ता है। तो ये चीज, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट। बात करते हैं आगे। I would be away for 5 years and at her age one could never tell। I would be away for 5 years यानी कि मैं 5 वर्षों के लिए दूर रहूंगा, और उनकी शेष आयु के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था कि वो कितना जिंदा रह सकती है ना। I would be away for 5 years यानी मैं उनसे 5 साल तक दूर रहूंगा। and at age and at her age one could never tell यानी उनकी आज की जो आयु है वो पता नहीं चल सकता कि आगे वो कितनी आयु तक जीवित रहेंगी, क्योंकि वो बहुत कैसी हैं, वृद्ध हैं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, किंतु मेरी दादी माँ कह सकती थी कि मैं कहाँ तक जिंदा रह सकती हूँ, किस आयु तक जिंदा रह सकती हूँ। चाहे किसी दूसरे को पता हो या ना पता हो, लेकिन मेरी दादी माँ को पता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन उनको पता था कि वो कहाँ तक जिंदा रहेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मतलब कौन बताएगा भाई, भावुक। सेंटिमेंटल मतलब होता है भावुक होना, यानी होता है ना जब कोई अपन से दूर होता है तो अपने अंदर से रोना आता है, तो वो चीज। तो शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल यानी कि वह यहाँ तक कि बिल्कुल भावुक भी नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि मैं जिंदा रहूंगी तो फिर वापस से मिल लूंगी, तो इसमें भावुक के होने की बात क्या है भाई। 5 साल बाद मेरा पोता आएगा तो मैं मिल लूंगी उससे, मुझे पता है अभी मैं मरने वाली नहीं हूँ। हाँ, ये बात है ना, इसलिए वो रोई नहीं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion। ध्यान से समझना, she came to leave me यानी वह मुझे स्टेशन में छोड़ने आई, लीव मतलब छोड़ने आई मुझे, एट द रेलवे स्टेशन पर, बट लेकिन डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, और उन्होंने ना तो मुझसे ऐसी कोई बात करी जिससे मुझे रोना है या उनको रोना है, और ना ही उन्होंने अपना इमोशन यानी जो भावना है वो मेरे सामने शो करी, प्रदर्शित करी, भावुकता प्रदर्शित करी। ठीक है ना। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे, हर लिप्स यानी होठ थे, उनके जो होठ थे मूव्ड इन प्रेयर, वो लगातार प्रेयर गाते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था यानी उनका जो मस्तिष्क था वो किसमें गुम हो गया। लॉस्ट यानी होता है गुम हो गया, किसमें गुम हो गया, प्रेयर में गुम हो गया, क्योंकि वो सारा का सारा उनका ध्यान
प्रेयर में चला गया। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, यानी उनकी जो हर मतलब होता है उनकी फिंगर्स यानी उंगलियां वर बिजी, बिजी यानी व्यस्त थी किसमें, टेलिंग द बीट्स, बीट्स यानी जो रुद्राक्ष होती है या कोई भी माला होती है उसमें जो मोती होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, वह बीट्स कहते हैं। तो हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, यानी उनकी जो माला थी, रोजरी मतलब क्या होता है, माला, उनकी जो माला के बीच थे, माला के जो मोती थे वो उस पे क्या कर रही थी, हाथ फेर रही थी, हाथ फेरती जा रही थी और बोलती जा रही थी प्रार्थना, है ना। Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist नहीं है यहाँ पर, moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। बात बहुत अच्छी है और बढ़िया भी लगेगी, समझना। Silently she kissed my forehead, और बहुत ही साइलेंटली यानी बहुत ही धीरे से, है ना, बहुत ही, क्योंकि चुपचाप से, साइलेंटली यानी ज्यादा वो शोरगुल नहीं करा उन्होंने। साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड, यानी साइलेंटली उन्होंने मेरे जो माथा था, फॉरहेड यानी क्या होता है, माथा जो था उसको किस करा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड, हाँ चेरिस्ड एक शब्द आ रहा है, चेरिस्ड मतलब होता है पोषित, है ना। यहाँ समझना पोषित का मतलब क्या है, माथा चूम लिया और जब मैं वहां से चला तो मैं उनके चूमने की नम छाप को अपने मन में संजोए रहा, जैसे कि वह हम दोनों की भी शारीरिक स्पर्श का शायद अंतिम चिन्ह हो। मतलब आई लेफ्ट आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट। मोइस्ट इम्प्रिंट मतलब कौन बताएगा भाई, मोइस्ट इम्प्रिंट, मोइस्ट मतलब होता है नम, हल्की सी छाप, है ना। इम्प्रिंट यानी छाप होता है, एज परहैप्स शायद, परहैप्स यानी होता है शायद, द लास्ट साइन ये अंतिम चिन्ह था, किसके लिए, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, हमारे बीच में फिजिकल कांटेक्ट यानी शारीरिक संबंध का ये लास्ट क्या था, मोइस्ट इम्प्रिंट था, यानी नम छाप थी। जब उन्होंने मेरे माथे को चूमा तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं उनको छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि 5 साल उसको तो पता था, किसको, कि उसको तो पता ही नहीं था कि आगे दादी माँ जिंदा रह भी पाएंगे कि नहीं। तो उसको तो क्या डर लग रहा था कि अब ये लास्ट साइन है मेरे और मेरी दादी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट का, हमारे बीच में ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, इसके अलावा पता नहीं हो भी पाएगा, 5 साल बाद मेरी दादी माँ जिंदा भी रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। तो उनको तो ये डर था। तो उन्होंने क्या लिखा कि साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड, पोषित यानी मैंने उसको रखा, संजोए रखा। पोषित चेरिश्ड मतलब यहाँ पर समझना, चेरिश्ड मतलब क्या होता है, अपने दिल में रखना, उस चीज को पोषित रखना, है ना। व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, मतलब लेकिन ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों सोच रहे थे, मतलब वो उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन था, वो सोच रहा था कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी बात कुछ भी नहीं थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, यानी कि 5 वर्षों बाद मैं घर वापस आया और वह स्टेशन पर ही मेरी आवभगत करने यानी मिलने के लिए आई। यानी कुछ नहीं हुआ, ना वो डेड हुई या ना तो वो मरी उनकी दादी माँ, कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years 5 साल बीत गए। एंड आई केम बैक होम, और वो बोल रहे हैं कि मैं घर वापस आया और मुझे स्टेशन पर मिलने कौन आया, मेट बाय हर एट द स्टेशन, वो मुझे कहाँ मिलने आई, स्टेशन पे मिलने आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, यानी वह एक दिन की भी पहले की अपेक्षा अधिक वृद्ध दिखाई नहीं पड़ रही थी। यानी जैसा मैं उनको देखकर गया था पहले स्टेशन जाते समय, जैसे मैं देख कर गया था, आते समय भी मैंने उनमें किसी भी प्रकार का ऐसी वृद्ध अवस्था नहीं पाई, यानी बूढ़ापन नहीं पाया जो पहले से अधिक हो, यानी वो पहले जैसी ही दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक दिन भी आगे ना बढ़ा। लिख रखा है शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, यानी वो एक दिन भी
ओल्ड नहीं लग रही थी, ओल्डर नहीं लग रही थी, वृद्ध नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, स्टिल मतलब कौन बताएगा, फिर भी, वह फिर भी नो टाइम फॉर वर्ड्स यानी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था, मतलब अब उनके पास बोलने के लिए समय नहीं था, वो बोल नहीं सकती थी, अब उनके बहुत कम समय था कि वो बोल पाए। एंड वाइल शी clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. And while she clasped मतलब क्या होता है बताएंगे, clasped मतलब होता है जकड़ लेना, क्या होता है भाई, जकड़ लेना। तो and while she clasped me in her arms यानी जैसे ही वह उन्होंने मुझे मतलब ग्रैंड मदर ने मुझे जकड़ लिया, क्लास्प्ड कर लिया, किसमें, इन हर आर्म्स यानी अपनी बाहों में मुझे क्लास्प्ड यानी जकड़ लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स यानी जब उन्होंने मुझे इस प्रकार से जकड़ा तो मैं उनके मुंह से निकले हुए रिसाइटिंग हर प्रेयर्स यानी उनके मुंह से निकली हुई जो प्रार्थना थी उसको बहुत अच्छी तरीके से सुन सकता था कि वो अभी भी प्रार्थना गा रही थी, लेकिन वो बहुत कम बोलती थी। अब इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes, है ना, frivolous rebukes मतलब समझना। even on the first day of my arrival यानी कि अराइवल मतलब कौन बताएगा, आगमन यानी मेरे आने का पहला जो दिन था, यहाँ तक कि मेरे आगमन के प्रथम दिन भी उनके सर्वाधिक खुशी के क्षण उन गोरैयों के चिड़ियों के साथ ही थे जिनको वह बहुत देर तक और निरर्थक डांट फटकार देते हुए दाना खिलाती नहीं। यानी कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल यानी जब मैं मेरा पहला दिन जब मैं आया घर पर तो उनका जो खुशी का समय था वो भी किसके साथ बीता, स्पैरोस के साथ बीता। किसके साथ बीता, स्पैरोस के साथ बीता। whom she fed longer and with frivolous rebukes यानी वो उनको बहुत ज्यादा समय तक, उस समय वैसे तो सामान्यतः वो आधा घंटा ही व्यतीत करती थी चिड़ियाओं के साथ, लेकिन उस समय वह ज्यादा समय तक लॉन्ग टाइम तक उनके साथ व्यतीत करा और लॉन्ग टाइम तक व्यतीत करा और उनको डांट फटकार दिया, है ना। फ्रिवलेस मतलब होता है तुच्छ जानना, है ना, और रिब्यूक्स मतलब होता है डांट फटकारना, ठीक है। मतलब ऐसे ही निरर्थक, क्योंकि आधा घंटा सही होता है ना, आधे घंटे तक वो बिल्कुल आनंद के साथ उनको खाती खिलाती थी, लेकिन फ्रिवलस रिब्यूक्स, यहाँ क्या लिखा है, फ्रिवलस रिब्यूक्स। रिब्यूक्स मतलब होता है डांटना और फ्रिवलस मतलब होता है क्या, निरर्थक, बिना ऐसे ही कोई उद्देश्य नहीं था, बस ऐसे ही उसको लॉन्गर टाइम तक खिलाती नहीं, स्पैरोस को डांटती नहीं, फटकारती नहीं। क्लियर बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर यानी शाम को उनमें एक परिवर्तन आ गया, मतलब दादी माँ में उसी दिन जब मैं अराइवल हुआ प्रथम दिन और उसी दिन शाम को उनमें परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं गाई, है ना, उन्होंने प्रार्थना नहीं गाई। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, है ना। क्या लिख रहा है, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोसी की जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक पुराना ढोल जो होता है, ढोलक जो होती है वो ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम मतलब फॉर सेवरल आवर्स यानी कई घंटों तक, फॉर सेवरल यानी कई घंटों तक। शी थम्ड मतलब क्या होता है भाई, थपकी मारना, है ना। शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम एंड saying ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स यानी कि कई घंटों तक वह उस जर्जर यानी जीर्ण अवस्था में ढोल के झोलदार चमड़े की को थपकियां लगाती रही और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रही।
मतलब फॉर सेवरल यानी कई घंटों तक शी थम्ड यानी थपकी मारती गई द सैगिंग स्किन। सैगिंग स्किन यानी सैगिंग मतलब क्या होता है, झोलदार, जो झोल खाती है ना, यानी हिलती डुलती है। दी सैगिंग स्किन यानी त्वचा को, यानी वो जो ड्रम था, ढोलक थी, उसकी सैगिंग स्किन को ऑफ दी डिलापिडेटेड। डिलापिडेटेड मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ जो ड्रम था उसको थपकी मारती गई। एंड सेंग और क्या गा रही थी, कौन से गाने गा रही थी, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स यानी योद्धाओं के घर आने की। जिस प्रकार से उनका बेटा यानी पोता वापिस से आया है घर पर, तो उसके समान यानी सेम उसी की तरह वो क्या कर रही थी, उनको अपने बेटे को योद्धा मानकर योद्धाओं के होम कमिंग यानी घर वापसी के गीत गा रही थी। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. We had to persuade मतलब होता है राजी करना। Her to stop to avoid overstraining। overstraining यानी अत्यधिक तनाव, मतलब अत्यधिक तनाव से बचाने के लिए, रोकने के लिए हमें उन्हें समझा बुझाकर राजी करना पड़ा, क्योंकि ज्यादा वो तनाव ना ले लें, है ना, क्योंकि वैसे उनसे क्या नहीं हुआ, बोला नहीं जाता था। अभी जैसे अपन ने पढ़ा पीछे कि उनसे बोला नहीं जाता था, और अब वो क्या कर रही है, होम कमिंग ऑफ वॉरियर यानी जो देवता होते हैं, योद्धा होते हैं, उनके घर वापसी के गीत जो हैं वो खतरनाक तरीके से थपकी मार मार के गा रही है। तो इससे उनकी तबीयत और उनका जो ओवर स्टनिंग है, ओवर स्टनिंग यानी तनाव बढ़ सकता था, तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या करा, परसुएट किया, है ना, उनको राजी करा, किसके लिए, कि आप क्या हो जाएं, स्टॉप हो जाएं यानी रुक जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। That was the first time since I had known her that she did not pray. That was the first time. That was the first time मतलब जितने समय से मैं उन्हें जानता था, उस समय से ये पहला अवसर था जबकि उन्हें प्रार्थना नहीं करते हुए देखा गया। यानी बचपन से जो पोता था वो जानता था कि दादी माँ कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी प्रार्थना कभी नहीं छोड़ती थी। लेकिन वो पहला समय था उनके घर आने के बाद। किसके घर आने के बाद भाई, पोते के 5 साल बाद घर आने के बाद वो पहला ऐसा मोमेंट था कि उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं करे, और प्रेयर ना करने के बजाय उन्होंने क्या करा, ढोलक ली, आसपास के पड़ोसी वालों को यानी नेबरहुड्स को कलेक्ट करा, इकट्ठा किया और थपकी मारी। थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drums and sang of the homecoming of warriors। यानी आपसे पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि दादी माँ जो थी वो किस प्रकार के गाने गाती थी, है ना, तो आप लिखेंगे sang of the homecoming of warriors यानी कि homecoming warriors के गाने गाती थी। बात क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अराइवल के फर्स्ट दिन यानी पोता जब आ गया था उसकी सुबह तो उन्होंने क्या करा, यानी दिन में तो बहुत सारे चिड़ियों को खाना खिलाया, निरतक ऐसे ही बहुत समय तक। फिर शाम को प्रेयर नहीं करी, फिर है ना क्या करा, बहुत तेज तेज बोलने के कारण वो थक गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह यानी अगले दिन प्रातःकाल में बीमार पड़ गई, क्योंकि बहुत तेज तेज चिल्लाई थी वो, तो वो अगले दिन बीमार पड़ गई। उनको बोलना नहीं था लेकिन फिर भी वो बोली, इसलिए वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. It would go. It was a mild fever. Mild मतलब क्या होता है भाई, हल्का सा, ज्यादा भारी बुखार नहीं था। It was a mild fever and the doctor told us, और डॉक्टर ने हमें कहा कि that it would go, यानी वह क्या हो गई, वो मरने वाली हैं। वह हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बतलाया था कि वह ठीक हो जाएंगी। सॉरी, यहाँ थोड़ी गलती हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, है ना, इट वुड गो यानी वो ठीक हो जाएंगी, गो यानी हो जाता है ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने सिर्फ ऐसा कहा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ का जो विचार था वो इससे बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था यानी भिन्न था, अलग था। जिस समय डॉक्टर ने कहा था, याद हो तो अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया था, जिस समय सबको लग रहा था कि मतलब स्टेशन के समय पर कि है ना भाई 5 साल हम रहेंगे, क्या पता जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगी, सबको लग रहा था मर जाएंगी, तब दादी माँ को क्या लग रहा था कि है ना नहीं मैं अभी और भी जीवित रहूंगी, तो वो जीवित रही। ठीक है,
अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगी, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगी, तो ग्रैंड मदर को क्या लग रहा है, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। लेकिन मेरी दादी माँ तो कुछ अलग ही सोचती थी, उन्होंने हमें बतलाया कि उनका अंत निकट ही था, यानी अब वो मरने वाली हैं। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, मतलब बातों को समझे। She said that, उन्होंने कहा since only a few hours before the close of the last chapter, यानी मेरा अंतिम अध्याय बंद होने से पहले मेरे पास कितना समय, कुछ घंटे मेरे पास है, few hours हैं of her life, यानी जीवन के कुछ hours हैं। She had omitted to pray, omitted मतलब क्या होता है भाई, छोड़ दिया, omitted मतलब क्या होता है, छोड़ देना। She had omitted to pray, यानी उन्होंने प्रेयर करना छोड़ दिया अपने जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ समय खत्म होने के कुछ समय पहले ही, है ना। She was not going to waste any more time talking to us, यानी कि वह हमसे बातचीत करने में भी और अधिक समय बर्बाद नहीं करना जा रही थी, है ना। उन्होंने प्रेयर छोड़ दी, प्रेयर करना छोड़ दिया, उन्होंने हमसे बात करना छोड़ दिया, है ना, वो बस अपने अकेले ही बैठी रही। बात क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी प्रोस्टेटेड मतलब हम विरोध प्रदर्शित करने लगे, है ना। वी प्रोस्टेटेड यानी हमने विरोध किया, हमने इस बात का विरोध किया कि आप हमसे बात भी नहीं कर रही हैं, है ना, आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगी, तो हमारे साथ टाइम स्पेंड कीजिए ना आप। तो हमने इस बात का विरोध करा। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया, है ना। उन्होंने हमारे इग्नोर को नज़रअंदाज यानी इग्नोर्ड यानी क्या होता है, नज़रअंदाज, प्रोटेस्ट यानी विरोध को, कि वो विरोध कर रहे थे कि दादी माँ हमसे बात कीजिए ना, लेकिन वो बात ही नहीं कर रही थी। She lay peacefully in bed praying and telling her beads, यानी कि she lay वह ले यानी होता है लेटी, पीसफुली यानी शांतिपूर्वक, कहाँ, बेड में, कहाँ, इन बेड, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स यानी प्रे करती नहीं और क्या गाती नहीं, टेलिंग हर बीट्स यानी जो मोतियों की जो माला होती है उसमें जो मोती होते हैं उनको बीट्स कहते हैं, उनको गाती नहीं। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers, मतलब even before क्या लिख रखा है, even before we could suspect मतलब क्या होता है, आशंका करना, हम उनसे कुछ आशंका करते इससे पहले कि हर लिप्स उनके होठ स्टॉप्ड मूविंग यानी बोलना बंद हो गए, एंड द रोजरी और जो उनकी रोजरी थी, माला थी, फेल मतलब गिर गई, फ्रॉम यानी से, कहाँ से, हर लाइफलेस फिंगर्स यानी उनकी जो उनका जो लाइफलेस मतलब क्या होता है भाई, लाइफलेस फिंगर्स यानी उनका जो हाथ थे जो अब मृत हो गए थे, उस मृत हाथ से उनके जो रोजरी थी वो गिर गई, क्या थी, गिर गई। मतलब वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना करती नहीं, राम नाम भजन गाती नहीं और अपनी माला के मनकों को फेरती रही, यहाँ तक कि इससे पहले कि हम कोई आशंका कर सकें यानी उनसे कोई बात कर सकें, उनके होठ हिलना या चलना बंद हो गई और उनकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई, यानी उनकी निर्जीव उंगलियों से यानी जिनमें लाइफलेस यानी जिसमें जीवन ना हो, ऐसी उंगलियों से माला गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. A peaceful pallor मतलब होता है पीला, a peaceful यानी शांतिपूर्वक पीलापन, spread on her face उनके पूरे मुख पर फैल गया, उनके पूरे मुंह पर जो पीलापन था वो फैल गया, and we knew और हमें पता चल गया, मुझे पता चल गया, मतलब पोते को पता चल गया, उनके माता पिता को पता चल गया कि that she was dead और वो अब मर चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो उनकी दादी माँ मर चुकी हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground
and covered her with a red shroud. We lifted her off the bed and मतलब we lifted her off यानी हमने उनको गद्दे पे से नीचे उतारा, पलंग पे से नीचे उतारा, as is customary. customary मतलब कौन बताएगा? रिवाज से, यानी रिवाज, जो रिवाज है कस्टमरी, अपन बोलते हैं कस्टम सिस्टम, तो यहाँ पर हमने क्या बोला? वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, हमने रीति रिवाजों के हिसाब से उनको बिस्तर पे से उतारा, एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको लेड यानी कहाँ लेटा दिया? ग्राउंड पे लेटा दिया, एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उनको कवर्ड कर दिया किससे? रेड श्राउड से। रेड यानी लाल, श्राउड यानी होता है कफन, लाल कफन से उनको क्या कर दिया? कवर्ड कर दिया। कवर्ड मतलब क्या होता है? उनको ढक दिया, ठीक है? कवर्ड यानी क्या होता है? ढक दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. ठीक है? After a few hours of mourning, मॉर्निंग मतलब सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है, स्पेलिंग देखिए इसकी क्या है? MOURNING, ठीक है? इसका मतलब होता है रोना, विलाप करना, है ना? तो आफ्टर अ फ्यू आवर्स यानी ऑफ मॉर्निंग यानी विलाप के कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको क्या कर दिया? अकेला छोड़ दिया, यानी अब वो अकेले थी, उनका जो शरीर था वो अकेले था। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, और हम अरेंजमेंट करने लगे, व्यवस्था करने लगे, किसकी? फॉर हर फ्यूनरल, यानी उनके फ्यूनरल की। फ्यूनरल मतलब क्या होता है भाई? फ्यूनरल मतलब होता है उनके अंतिम संस्कार की, ठीक है? इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर to take her to be cremated. In the evening यानी शाम के समय we went to her room, हम उनके रूम में गए, with a crude stretcher, किसके साथ गए हम? मतलब किसको लेकर साथ में गए? क्रूड स्ट्रेचर। क्रूड स्ट्रेचर यानी होते हैं अर्थी, स्ट्रेचर यानी जो अपन हॉस्पिटल में यूज करते हैं, क्रूड स्ट्रेचर मतलब क्या होता है? अर्थी को, है ना? तो शाम के समय हम उनके रूम में गए क्रूड स्ट्रेचर को लेकर, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड मतलब क्या होता है? क्रीमेटेड मतलब कौन बताएगा भाई? क्रीमेटेड मतलब होता है अंतिम संस्कार, ठीक है? उनके अंतिम संस्कार के लिए हमने अर्थी तैयार करी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरामदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स, यानी कि शाम को हम एक अर्थी लेकर उनके कमरे में गए, उनके दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। सूर्य अस्त हो रहा था। क्या लिख रखा है भाई? द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, यानी लिट यानी क्या होता है भाई? उजाला करना। लिट यानी होता है उजाला करना, ठीक है? द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, हमने उनके रूम में उजाला करा, क्योंकि अब क्या हो रहा था? शाम मतलब रात हो रही थी, धीरे धीरे जो सूरज था वो सेटिंग डाउन हो रहा था, यानी वो सूर्य अस्त हो रहा था, सेटिंग डाउन हो रहा था। तो हमने उनके उजाला करने के लिए, उनके रूम को उजाला करने के लिए, लिट हर रूम यानी उनको उनके रूम में उजाला करने के लिए, एंड बरामदा, और बरामदा में उजाला करने के लिए, अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, है ना? अ ब्लेज, ब्लेज मतलब होता है लौ, गोल्डन लाइट यानी पीली बत्ती की हमने उसमें जो लौ है वो जला दी। लैंप नहीं होती क्या, उस प्रकार से। बातें क्लियर हुई? चलिए आगे लिख रखा है वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, यानी हम आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब क्या था? हम आंगन में आधे रास्ते में ही रुक गए, हम बाहर निकल रहे थे तो हम आंगन में आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरामदा यानी वरामदे के हर तरफ, एंड इन हर रूम, और उनके रूम में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टीप रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। ध्यान से समझना इस बात को, क्या लिख रखा है? संपूर्ण बरामदे में और उनके कमरे में ठीक उस स्थान तक जहां वह अभी तक लाल कफन से ढकी हुई मृत पड़ी थी, जहां पर अभी तक उनको रख रखा था, जैसे उनकी मृत्यु हुई थी उनको, याद है आपको? हमने कहाँ रख दिया था? ग्राउंड पे रख दिया था उनके रूम में। तो वहां पर संपूर्ण बरामदे में यानी पूरे बरामदे में, उनके कमरे में ठीक उस स्थान तक जहां वह अभी तक लाल कफन से ढकी हुई मृत पड़ी थी, हजारों गोरैया, चिड़िया
वहां फर्श पर यानी जमीन पर इधर उधर बिखरी हुई थी बैठ गई। यानी उनके मतलब वो मर गई थी तो वो जहां पर पड़ी हुई थी वहां पर बहुत सारे हजारों की तादाद में जो छोटी छोटी चिड़िया थी वो आई। देयर वॉज नो चिरपरिंग, लेकिन वो चिरपरिंग नहीं कर रही थी, चहचहा नहीं रही थी, वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। यानी कि देयर वॉज नो चिरपरिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, यानी उनकी चहचहाट की कोई आवाज नहीं निकल रही थी। हमें चिड़ियों की स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई, है ना। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमारे को बर्ड्स के लिए बहुत क्या हुआ, दुख महसूस हुआ मेरी मदर को। और मेरी जो मदर थी, माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मदर ने फेच्ड मतलब उनको खिलाने के लिए, फेच्ड मतलब होता है लाना, है ना। माई मदर फेच्ड, मेरी मदर लाई, क्या लाई, सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ ब्रेड लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, यानी शी ब्रोक यानी उन्होंने उसको, यानी उन छोटी छोटी मतलब ब्रेड्स को छोटी छोटी, लिटिल क्रम्स मतलब होता है रोटी के टुकड़े, क्रम्स मतलब होता है रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। दी वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, और क्या करा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, रोटी के टुकड़ों में बांट दिया और उनको when क्या लिख रखा भाई, and threw it to them, और उनके सामने पटक दिया। लिख रखा है the sparrows took no notice of the bread, the sparrows took no notice of the bread, यानी कि जब हम दादी माँ के शव को लेकर चल रहे थे, यानी गौरैया चिड़िया ने उस रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। क्या लिख रखा है, द sparrows took no notice for the bread। आगे लिख रखा है when we carried my grandmother's corpse off they flew away quietly, यानी कि when we carried my grandmother's corpse, corpse मतलब होता है लाश को, यानी जब हम अपनी ग्रैंडमदर की लाश को उठाए, they flew away quietly, और वो बहुत ही शांत तरीके से उड़ गई, उड़कर चली गई। फ्लू मतलब होता है उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन सफाई करने वाले यानी झाड़ू लगाने वाले ने रोटी के उन टुकड़ों को झाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। ठीक है, ये था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर। पूरा चैप्टर अपन ने कंप्लीट करा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कुछ गलती लगी हो, कुछ किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।